गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे, क्रैश कोर्स कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग पहला चैप्टर पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग लगभग 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव को देख चुके थे। उसमें से सारे लगभग क्वेश्चंस आपके PYQ थे, प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन थे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, लगभग MCQs। अब आज जो है हम लोग कुछ संभावित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पराग को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने में कौन सहायक सिद्ध होता है। कहता है ये जो पराग कण है, पराग कण, इसको ज़्यादा दिनों तक वातावरण में सुरक्षित रखने के लिए, ये नष्ट ना हो, इसके लिए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि परागकण को परिरक्षित करने में हेल्पफुल होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी भी प्रकार की बाह्य संरचना में परिवर्तन नहीं आने देती है, यानी कि परागकण के ऊपर जो बाह्य परत होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जिसके कारण वातावरण में यह ज़्यादा समय तक बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इसमें कि बीजांड का पिंड यानी बीजांड वृंत कहाँ पर संलयित होता है। तो बीजांड वृंत याद रखिएगा नाभिका के पास संलयित होता है। किसके पास? नाभिका के पास। इसी को हाइलम भी बोला जाता है। तो बीजांड वृंत कहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है? बीजांड पिंड से हाइलम के पास, नाभिका के पास। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन कि एक पादप के पराग कोश से पराग कणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागन के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं। यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो परागकण जा रहा है वो भिन्न प्रकार का परागकण जा रहा है। तो ये पर निषेचन, यानी कि जब तक कि पर निषेचन नहीं होगा, एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे पर जाना, अर्थात पर निषेचन होना। तो याद रखिएगा एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो पर निषेचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें परागन के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं। यहाँ पे वर्तिकाग्र है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्तिकाग्र, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो भ्रूणकोश जब परिपक्व हो जाती है तो 8 कोशिका, 8 केंद्र और 7 कोशिका संरचना होती है। ये हमने बताया था। 8 सेल नहीं होगा, 8 केंद्रक होंगे, 8 न्यूक्लियस होंगे और 7 कोशिका होगी, याद रखिएगा। 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जलकुंभी और जल लिली में परागन किसके द्वारा होता है। तो जलकुंभी और जल लिली में या तो कीट के द्वारा होगा परागन, या तो वायु के द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सम्मोहक और परितोषक किसके लिए आवश्यक है। तो कीट परागन। सम्मोहक मतलब वैसा पदार्थ जिसकी ओर कीट आकर्षित होता है। कोई ऐसा मीठा पदार्थ जिसकी ओर कीट आकर्षित होता है उसको हम सम्मोहक या परितोषक बोलते हैं। तो कीट परागन यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि सहायक कोशिका में स्खलित नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है। तो सहायक कोशिका में स्खलित नर युग्मक का परिणाम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका एक अंड कोशिका के साथ संलयित होगा और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक यानी द्वितीयक केंद्रक के कोशिका के केंद्रकों के साथ संलयित होता है, क्योंकि परागकण में ये पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। तो 2 नर युग्मक में से एक अंड कोशिका के साथ और दूसरा इसके साथ जुड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 दोहरा निषेचन क्या है। तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दोनों को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन है। तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन ये दोनों
दोहरा निषेचन के अंतर्गत आता। अगला क्वेश्चन है आपका, दोहरा निषेचन क्या है? तो दोहरा निषेचन युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, यानी युग्मकों का संलयन। पराग नली में जो दो नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक अंडकोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से, तो ये जो अंडकोशिका और सहायक नलिका से मिलती है तो इसे हम युग्मक संलयन कहते हैं। और ऊपर में जो द्वितीयक केंद्रक होता है, इस द्वितीयक केंद्रक से जो एक नर युग्मक होता है, इसमें 2 केंद्रक पहले से था, एक और 3 केंद्रक हो जाती है, इसलिए इसको हम त्रिसंलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कि निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में एक बार पुष्पन होता है? तो बांस जाति के जो पौधे होते हैं, बांस जाति के जो पौधे होते हैं, इसमें पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पन होता है, याद रखिएगा। बांस जाति के पौधे में एक ही बार पुष्पन होता है। ओके। अगला प्रश्न है, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? जब बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय शेष के रूप में बच जाता है तो उसे हम परिभ्रूणपोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिभ्रूणपोष बोलेंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बिना निषेचन का भ्रूण बनाना ये कौन सी प्रक्रिया है? अनिषेक जनन, याद रखिएगा। बिना निषेचन का भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें 2 पीढ़ी एक पीढ़ी के अंदर होती है? तो इसमें 2 पीढ़ी एक पीढ़ी के अंदर होता है, किसमें? तो याद रखिएगा, देख लीजिए, इसमें जो है 2 पीढ़ी के अंदर एक पीढ़ी, एक होगा परागकोश के अंदर परागकण और दूसरा होगा बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। यही दोनों में एक पीढ़ी के अंदर दूसरा पीढ़ी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पुष्पी पादपों में निषेचन के विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होता है, ये गलत है। बाद बाकी अंडाशय फल में विकसित होता है, सही है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, ये भी सही है। केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है, ये भी सही है। लेकिन बीजांड कभी भ्रूणपोष में विकसित नहीं होता, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पों की खेती क्या कहलाती है? तो फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर, याद रखिएगा। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्पों की खेती। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुष्पों में क्रमशः नर जननांग और मादा जननांग है। नर जननांग और मादा जननांग, तो नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग है। नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग है। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि परागकोश होता है। परागकोश एक द्विपालित और 4 कोष्ठकीय संरचना है। परागकोश जो है ये द्विपालित, 2 पालियों में बटा हुआ। जब इसको काटा जाता है तो इसमें इस प्रकार से 4 कोष्ठ बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? तो एक पाली में 2 कोष्ठ और पूरे में 4, तो एक परागकोश में 4 कोष्ठ और एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं, याद रखिएगा। एक प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश में कितने पाली? 2 पाली। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर कि परागकोश कैसी संरचना है? तो परागकोश चतुष्कोणीय संरचना है या चतुर्दिशीय 4 दिशीय संरचना है। परागकोश जब उसको काटा जाता है तो उसके आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे 4 बनता है लघु बीजाणुधानी, इसलिए इसको चतुष्कीय बोला गया है, 4 दिशीय बोला गया है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है परागपुटी पॉलन सेक का निर्माण किससे होता है? तो ये लघु बीजाणुधानी से होता है। लघु बीजाणुधानी से निर्माण होता है किसका? पॉलन सेक का। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि गलत कथन का चयन करें। तो इसमें से लघु बीजाणुधानी में बाहर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है तथा परोपकोष स्फुटन में सहायक मदद कर परागकण अपमुक्त करती है, बिल्कुल सही है। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टैपिटम होती है, ये भी सही है। टैपिटम विकासशील परागकणों को पोषण देती है, ये भी ठीक है।
इसमें अंतिम वाला जो लाइन है, देखिए कि टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती है, ये तो ठीक है, पर सामान्य एक केंद्रक होती है। नहीं, ये बहुकेंद्रकीय होती है। ये कैसी होती है? ये बहुकेंद्रकीय होती है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें इतना ही था। एक बार हम लोग पुनः शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पराग को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने में सहायक होता है? स्पोरोपोलिनिन। बीजांड का पिंड जिस संरचना के द्वारा बीजांडवृंत से जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका। एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण आए हैं, तो परनिषेचन। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपीय आवृतबीजी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 8 केंद्र के साथ कोशिकीय। अगला है जलकुंभी और जललीली में परागण किसके द्वारा होता है? तो जलकुंभी और जललीली दोनों में कीट या वायु परागण होता है। सम्मोहक और परितोषक किसके लिए आवश्यक है? कीट परागण के लिए। सहायक कोशिका में स्खलित हुए युग्मकों का परिणाम क्या होता है? तो एक अंड के साथ संलग्नित हो जाता है, दूसरा ध्रुवीय केंद्र के साथ संलग्नित हो जाता है। दोहरा निषेचन क्या है? तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दोनों मिलकर के दोहरा संलयन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में पूरा एक बार पुष्पन होता है? तो बांस के पौधे में। बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? परिभ्रूणपोष कहते हैं। कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम अनिषेक जनन कहते हैं। पौधे का वह भाग कौन सा है जिसमें एक पीढ़ी के अंदर होता है? तो इसमें हो जाएगा परागकोश के अंदर परागकण और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। पुष्पी पौधे में निषेचन के बाद विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया? तो बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होता है, ये गलत है। बाद बाकी ये तीनों सही। अंडाशय फल में बदल जाता है, युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है, केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में बदल जाती है। पुष्पों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। पुष्पों में क्रमशः नर जननांग मादा जननांग क्या है? तो नर जननांग पुमंग है, मादा जननांग जायांग है। परागकोश होता है द्विपालिक होता है, 4 चतुष्कोणीय होता है, ये बिल्कुल सही है। एक प्रारूपीय आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होती है, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। परागकोश संरचना है, परागकोश 4 दिशीय संरचना है, यानी चतुष्कोणीय है। परागपुटी का निर्माण किससे होता है? लघु बीजाणुधानी से। गलत कथन का चयन करें तो टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती है और इसमें एक केंद्रक युक्त होती है, ये सेंटेंस गलत है। बाद बाकी ये तीनों सही है। तो वीडियो इतना ही था। आज के लेक्चर में हम लोग मात्र 20 क्वेश्चंस को देखे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के लेक्चर्स को हम पुनः प्रोवाइड कराते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे।